हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 14 और 15 फरवरी का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि एमसीक्यू के माध्यम से ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन करके क्या क्या क्वेश्चन चर्चा में रहा था, कौन कौन सा क्वेश्चन चर्चा में रहा था। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च टू strengthen द इंडिया नीदरलैंड कॉपरेशन इन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। यानी कि उस प्रोग्राम का नाम बताइए जो इंडिया और नीदरलैंड के बीच में हुआ था। इसका पर्पस था कि हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी को हम और मजबूत बनाएं। यानी कि हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में भारत और नीदरलैंड के सहयोग को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया फेलोशिप प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑप्शन है इंडो डच ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन रिसर्च फेलोशिप। ऑप्शन सी है कि ग्लोबल हाइड्रोजन एकेडमिक एनर्जी एक्सचेंज। चौथा ऑप्शन है कि इंडिया नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है कि इंडिया नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का नाम है। क्या है ये प्रोग्राम? आप देखे होंगे कि इंडियन और ये नीदरलैंड दोनों के जो रिलेटिव मिनिस्टर है वो अपने अपने हाथ मिला रहे हैं और लिखा हुआ है कि इंडिया नीदरलैंड लॉन्च हाइड्रोजन फेलोशिप टू बूस्ट रिसर्च कोऑपरेशन। ठीक ना? क्या है ये प्रोग्राम, क्यों चर्चा में रहा? तो देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन तो पहले देख लेते हैं कि इंडिया नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम इसका नाम है। ये क्या है? तो भारत और नीदरलैंड ने स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम को शुरू किया है। किसको? पर्पस क्या है? तो स्वच्छ ऊर्जा के सहयोग को बनाना, मतलब मजबूत करने के लिए। आगे है कि यह कार्यक्रम अभय करिंदर द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव है, के द्वारा उन्नत हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंजन और 19 आईआईटी के बीच संयुक्त शोध और रिसर्च आदान प्रदान को बढ़ावा देने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। द इनिशिएटिव अलाइन विथ इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड नेट जीरो 2070 गोल। जो इंडिया का गोल है कि 2070 तक, ठीक है ना, नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए अलाइन सहयोग होगा। ठीक है ना, ये मिशन। इसके अलावा अगर देखें कि नीदरलैंड और 2024 मतलब 25 में क्यों चर्चा में रहा था, तो उसका कुछ फैक्ट है, हम देख लेते हैं कि जो नाटो का सचिव है, जनरल जो सेक्रेटरी जनरल है और नाटो का, जिनका नाम है मार्क रूट, वो नीदरलैंड के ही हैं। आप इनको भी याद रखिएगा। एक एमी साइक्लोन आया था जो नीदरलैंड को हिट किया था और नीदरलैंड काफ़ी इससे अफेक्टेड रहा था। ठीक ना? तो एमी साइक्लोन भी नीदरलैंड में ही आया था। 35th नाटो समिट 2025 जो हुआ था, ठीक ना, उसका वेन्यू था द हेग में, वो भी नीदरलैंड में ही है। और वो कब हुआ था? 24-25 जून को ही हुआ था 2025 में। उसके बाद है कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025, ये भी रोटरडम में हुआ था, जो नीदरलैंड में ही है। उसके बाद 6th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड जो है, इस दोनों को संयुक्त रूप से होस्ट किया था। उसके बाद है कि इटली एंड नीदरलैंड, ठीक ना, क्वालिफाइड फॉर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026। ये 5-6 पॉइंट है जब नीदरलैंड चर्चा में रहा था। कोई भी टॉपिक पूछ सकता है आपसे, तो इन पाँचों को याद रखिएगा। ठीक ना? यानी कि नाटो का जनरल जो सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूट, नीदरलैंड से ही है। 35th नाटो समिट जो हुआ था नीदरलैंड में ही हुआ था, द हेग में। और वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट मतलब हुआ था रोटरडम, नीदरलैंड में। याद ही रखिएगा इसको, ये 3 पॉइंट तो बहुत याद रखिएगा। और एक एमी साइक्लोन नीदरलैंड को हिट किया था। ठीक ना? तो ये था नीदरलैंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में देखा गया थ्वाइट्स ग्लेशियर। ये थ्वाइट्स ग्लेशियर है, ये किस लिए चर्चा में रहा था? हाल ही में खबरों में देखा गया थ्वाइट्स ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? आपको बताना है ये किस क्षेत्र में है। अंटार्कटिका, हिमालय, नाइजीरिया और ग्रीस। ठीक है ना? तो ये किस क्षेत्र में है? तो ये है अंटार्कटिका क्षेत्र में ग्लेशियर है। हाल ही में ये देखा गया कि ये ग्लेशियर काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है।
जिसके कारण अगर ये तेज़ी से बढ़ते रहा, ऐसा हुआ तो समुद्र का लेवल, वाटर लेवल बहुत बढ़ जाएगा और जो भी कोस्टल में क्षेत्र है वो उससे प्रभावित काफ़ी होगा। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि वैज्ञानिक ने चेतावनी दिया कि पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित थ्वाइस ग्लेशियर मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघल रहा है। यह पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है, ठीक ना, और ये क्या है, थ्वाइस ग्लेशियर ही है ये। ठीक है, तो यह पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित है और इसके संभावित खतरनाक प्रभाव के कारण इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये डूम्सडे ग्लेशियर किसको कहा जाता है, थ्वाइस ग्लेशियर को ही कहा जाता है। अंटार्कटिका के सबसे बड़े और सबसे तेज बहने वाले ग्लेशियर में से एक है, जिसका आकार लगभग फ्लोरिडा और ग्रेट ब्रिटेन के बराबर में है। ये इतना बड़ा ग्लेशियर है ये। यह पहले से ही वैश्विक वार्षिक समुद्र स्तर वृद्धि में लगभग 4% का योगदान देता है और तेजी से पतला तथा पीछे हट रहा है ये। यदि अब ढह जाता है तो पश्चिमी अंटार्कटिक हिम चादर को अस्थिर कर सकता है और विश्व स्तर पर समुद्र स्तर में गंभीर वृद्धि के कारण बन सकता है ये। तो काफ़ी चर्चा में था ये थ्वाइस ग्लेशियर। कहाँ पे, ये अंटार्कटिका के क्षेत्र में है। ठीक ना, ये कौन रिपोर्ट दिया है, तो इंटरनेशनल थ्वाइस ग्लेशियर कोलैबोरेशन जो था ITGC, इन्होंने ही बताया था। अंटार्कटिका से एक याद आया कि द नेम ऑफ इंडियाज 4th रिसर्च स्टेशन टू बिल्ड इन द अंटार्कटिका, उसका नाम है मैत्री सेकेंड। अंटार्कटिका में इंडिया का 4th रिसर्च स्टेशन बनने जा रहा है, उसका नाम है मैत्री सेकेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हिच स्टेट द शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च। शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस स्टेट में शुरू किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है उत्तराखंड। ठीक ना, ये उत्तराखंड इसका सही आंसर है। उत्तराखंड में ये शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। क्या है ये देख लेते हैं। उत्तराखंड का CM है पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा ये। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का, जो कहाँ पे, टनकपुर में, जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है ये। चंपावत डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का CM कौन है, पुष्कर सिंह धामी, इसको भी आप याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो बूस्ट टेररिज्म एंड रिलीजियस एक्टिविटी, इंक्रीज लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्या है, प्रमोट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट। ठीक ना, उस डिस्ट्रिक्ट से जो भी सटा हुआ है उसको, उसमें डेवलपमेंट होगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे होगा। टूरिज्म और रिलीजियस एक्टिविटी जो भी है उसको भी बढ़ावा देना इसका पर्पस है। उत्तराखंड क्यों और चर्चा में रहा, तो उनको अगर उसको हम देखें कुछ पॉइंट को, तो ऑप्शन है, क्या क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं कि वेयर डिड इंडियन आर्मी रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्ट द आकाश प्राइम एट डिफेंस सिस्टम एट द एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट, तो उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही इंडियन आर्मी आकाश प्राइम का सक्सेसफुल परीक्षण किया था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन स्टेट है जो यूज करेगा फेस आईडी को राशन डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन में फेस आईडी को यूज करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही है। 4th फुल्ली लिटरेट स्टेट है ये, याद भी रखिएगा, इन द कंट्री आफ्टर द केरला, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यानी कि त्रिपुरा, केरला पहला, त्रिपुरा दूसरा, मिजोरम तीसरा, चौथा स्टेट उत्तराखंड ही है जो फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। उसके बाद है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑफर जंगल सफारी एक्सपीरियंस वाया विस्टोडोम ट्रेन, ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी शुरू करने वाला कंट्री उत्तराखंड ही है। इसके अलावा है इन व्हिच स्टेट डिड द इंडियन आर्मी एंड NDRF कंडक्ट द राहत एक्सरसाइज, तो उसका आंसर उत्तराखंड ही होगा। यानी कि राहत एक्सरसाइज कौन, तो इंडियन आर्मी एंड NDRF किया था उत्तराखंड में ही। व्हिच स्टेट फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हैज रिसेंटली अवार्डेड द स्कोच अवार्ड, तो उसका आंसर है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड को ही स्कोच अवार्ड ही मिला था। व्हिच हैव द बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनियन सिविल कोड,
यानी कि यूसीसी लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट उत्तराखंड ही है। तो इन सब कारणों से उत्तराखंड चर्चा में रहा था 2025 में। आप एक एक करके याद रख सकते हैं, ठीक ना। क्या क्या, तो फेस आईडी याद रखिएगा, उत्तराखंड में ही है। फोर्थ लिटरेट स्टेट बना है, उत्तराखंड ही बना है, ठीक ना। जंगल सफारी ट्रेन के माध्यम से शुरू करने वाला उत्तराखंड ही बना है। इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ का एक जॉइंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है राहत, उस उत्तराखंड में ही है। और स्कोच अवार्ड जो मिला था उत्तराखंड को ही मिला था। यूसीसी लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड का सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी है, याद रखिएगा, ठीक है, जो शारदा रिवर कॉरिडोर लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन विच स्टेट साइन एन एग्रीमेंट विथ स्टारलिंक फॉर द सैटेलाइट इंटरनेट। कौन सा स्टेट स्टारलिंक के साथ में एक एग्रीमेंट किया है, जो कि स्टारलिंक किसका है, ये एलन मस्क का कंपनी है ये। तो ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार। तो सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र, ठीक ना। महाराष्ट्र के साथ स्टारलिंक अभी कोलैबोरेट करने जा रहा है। क्या है पर्पस इसका, तो महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना जिसने स्टारलिंक, जो कि एलन मस्क का इंटरनेट सेवा कंपनी है, उसके साथ औपचारिक साझेदारी की है। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है ये। उद्देश्य क्या है, डिजिटल डिवाइड को कम करना। डिजिटल डिवाइड मतलब होता है कि कुछ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, उन्हीं के पास नहीं है, रिमोट एरिया तक अभी भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है। तो इस गैप को पूरा करना इस एग्रीमेंट का पर्पस होगा। दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करना, राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचों को और मजबूत करना इसका पर्पस है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो सैटेलाइट इंटरनेट उन क्षेत्रों में भी काम करता है जहां पर फाइबर केबल बिछाना मुश्किल होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, वहाँ पे केबल बिछाना जमीन को खोद के बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे ये सैटेलाइट के थ्रू ही इंटरनेट सेवा प्रदान किया जाएगा। यह जनजातीय, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधार करेगा। इससे क्या होगा कि ई गवर्नेंस और ऑनलाइन शिक्षा तथा डिजिटल सेवाओं को और बढ़ावा मिलेगा। पर्पस ये है कि इंटरनेट सेवा को और मजबूत करना है, जहाँ तक सेवा नहीं पहुँच पाया है वहाँ तक सेवा पहुँचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच पोल ऑफ द मून वाज सेलेक्टेड फॉर द बाय इसरो चंद्रयान 4 लैंडिंग। यानी चंद्रयान 4 जो कि 2027-28 में प्रस्तावित है कि इसको हम लॉन्च करेंगे। फिक्स डेट तो अभी नहीं आया है, आप 27-28 ही याद रखिएगा इसको। तो चंद्रयान 4 लैंडिंग करने के लिए मून का कौन सा पोल को चूज किया गया है, तो ऑप्शन है उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और वेस्टर्न। तो ऑप्शन है सदर्न, यानी कि दक्षिणी पोल को चूज किया गया है इस रीजन में। उसका रीजन क्या है, ये क्यों दक्षिणी पोल में किया गया, और तब अभी से क्यों जगह को चुना जा रहा है कि जहाँ पे हम चंद्रयान 4 को लैंडिंग करेंगे, क्यों इतना मायने रखता है। तो इसका डिटेल हम देख लेते हैं कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से मिट्टी पत्थर के नमूने पृथ्वी पर लाने के लिए चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी कर रही है। क्या पर्पस है कि वहाँ से मिट्टी और कुछ हम सैंपल लाएंगे और उस पर देखेंगे फिर कि उस पर क्या जीवन संभव है या नहीं, कुछ साक्ष्य हमको मिला है या नहीं। तो इसके लिए हम चंद्रयान 4 लॉन्च करने जा रहे हैं 2027 में। इसके लिए वैज्ञानिक ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मून मोर्टन, याद रखिएगा मून मोर्टन क्षेत्र में एक सुरक्षित लैंडिंग स्थान चुनना है। मून्स मोर्टन है, ठीक है ना, मून नहीं, मून्स मोर्टन क्षेत्र है ये। यह चयन चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के मिली एक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर के आधार पर किया जाएगा। चंद्रयान 2 हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, तो उसने ही एक इमेज भेजा है। उस इमेज के जरिए ही हम फाइंड करेंगे कि कौन सा प्लेस ऐसा सही होगा जो चंद्रयान 4 के लिए सही होगा। वैज्ञानिक ने क्या क्या जांचा, तो उन्होंने विशेष कैमरा से मिली 32 सेंटीमीटर तक का एक क्लियर तस्वीर का अध्ययन किया और देखा कि यह सतह ढलान 10 डिग्री से कम हो। मतलब उसके लिए लैंडिंग के लिए ये सब क्राइटेरिया है कि सतह का ढलान ज़्यादा ना हो, 10 डिग्री से भी कम हो, बड़े पत्थर ना हो, उसका आकार 0.2 मीटर से छोटा हो, 11-12 दिन तक पर्याप्त सूर्य का रोशनी वहाँ मिल सके, ये भी ज़रूरी है, पृथ्वी से सीधा रेडियो संपर्क बना रहे, ये भी ज़रूरी है। इन सभी मानकों पर परखा गया कि MM4 यानी कि मून्स मोर्टन 4 जगह का नाम है, नामक स्थान सबसे सुरक्षित माना गया है, जो कि मून्स मोर्टन के जगह के पास में है, ठीक है ना, पहाड़ है वो। दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में जल बर्फ यानी कि वाटर आइस मिलने की संभावना है। भविष्य में मानव मिशन के लिए यह एक क्षेत्र महत्वपूर्ण बन सकता है।
यह भारत का सटीक लैंडिंग और उन्नत अंतरिक्ष तकनीकी की क्षमता दिखाएगा कि हम सफल लैंडिंग किए हैं। चंद्रयान से मिलता जुलता कुछ और फैक्ट है कि चंद्रयान फर्स्ट हम लोग 2008 में लॉन्च किए थे। ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। चंद्रयान 2 भी, जो कि हम 2019 में लॉन्च किए थे, रिच द मून बट लैंडिंग फेल, लेकिन लैंडिंग फेल हो गया था 2019 में, ठीक है ना। 23 में सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मॉन्स साउथ पोल, वो सक्सेसफुल रहा था। चंद्रयान 4 को जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 2027 से 28 तक हम लॉन्च करेंगे। इसरो का आगामी कुछ मिशन है, जैसे चंद्रयान 4 2028 है, कंप्लीट 28 नहीं 27 28 है, 27 में भी हो सकता है 28 में भी हो सकता है। पर्पस क्या है कि ब्रिंगिंग सैंपल फ्रॉम द मून। लूपेक्स है 2028 में ही होगा। 2028 में एक और है शुक्रायान, ये शुक्र ग्रह पे भेजा जाएगा वहाँ के एटमॉस्फेयर स्टडी करने के लिए। तो 2028 जो अपकमिंग नेक्स्ट 2 ईयर में है उसमें 3 मिशन है, चंद्रयान 4, लूपेक्स और शुक्रायान। नेक्स्ट ईयर जो है 2027 में गगनयान है, मतलब 27 में, और 26 में जो है मंगलयान 2 है, जो कि इंडिया का सेकंड मार्स मिशन होगा। ये निसार 2025 में ही है, ठीक ना, हो चुका है इसका, ठीक है ना, 2025 का डाटा था, निसार हो चुका है। तो अब जो रिसेंटली होगा कौन सा होगा, मंगलयान 2 होगा 2026 में, 27 में गगनयान 2 और बाकी 3 28 में चंद्रयान 4, शुक्रायान और लूपेक्स। चारों का पर्पस अलग अलग है। लूपेक्स जो होगा और कंसेप्ट मिशन ऑफ नेक्सा एंड इसरो, का है, जापान का है। जैसे इसरो का इंडिया का कौन है, इसरो, उसी तरह जक्सा किसका, जापान का है। तो लूपेक्स ज्वाइंट होगा हम लोगों का। चंद्रयान 4 हम लोग का खुद का है, जो ब्रिंग सैंपल फ्रॉम द मून पर्पस है इसका, इसको याद रखिएगा, कुछ फैक्ट हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन व्हिच कंट्री वाज द AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लाइव कनेक्ट लॉन्च, यानी कि किस कंट्री में AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम लॉन्च किया गया, जिसका नाम है USA, इंडिया, UK एंड कनाडा। इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया में AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लाइव कनेक्ट लॉन्च किया गया। पर्पस क्या है इसका कि बहुत सारे अब देखेंगे जो क्रोनिक बीमारी से ग्रसित आदमी है वो रेगुलर इलाज नहीं करा पाते हैं, क्योंकि उनको लिए हॉस्पिटल संभव है नहीं, रेगुलर चेक संभव नहीं है। तो इसीलिए अब क्या है कि AI के थ्रू, इसमें कंप्लीट AI नहीं होगा, मैन पावर भी होगा, इसमें डॉक्टर भी रेगुलर जुड़े रहेंगे। उस सिस्टम का नाम है आई लाइव कनेक्ट, ये लॉन्च किया गया है इंडिया में। क्या है ये पर्पस, तो हम दिखा दें कि यह सिस्टम क्यों जरूरी है, पहले इसको देख लेते हैं। तो आज भारत में बड़ी संख्या में लोग क्या है कि हृदय रोग, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, फेफड़े की बीमारी, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर और बुजुर्ग के लिए स्वास्थ्य समस्या, ये सबसे पीड़ित है बहुत लोग। अक्सर यह होता है कि मरीज अस्पताल से घर आ जाता है, घर पे ही सही निगरानी नहीं हो पाती है, अचानक तबीयत बिगड़ती है और फिर इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ता है। ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगा था। यह सिस्टम इसी गैप को भरने के लिए बनाया गया है ताकि उसको रेगुलर इलाज हो जाए। आई लाइव कनेक्ट भारत में दुनिया का पहला डॉक्टर लीड AI हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। यह पहल मरीज के घर पर ही निरंतर स्वास्थ्य निगरानी यानी कि कंटिन्यूस मॉनिटर और शुरुआती हस्तक्षेप उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। इसमें केवल AI ही नहीं बल्कि 24/7 विशेषज्ञ डॉक्टर भी जुड़े रहते हैं जो मरीज की निगरानी करते हैं। उद्देश्य क्या है कि क्रॉनिक बीमारी, जो लॉन्ग टर्म बीमारी है, जैसे हार्ट से रिलेटेड हो गया, डायबिटीज हो गया, उसका बेहतर मैनेजमेंट किया जाएगा। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद देखभाल किया जाएगा और दूर दराज क्षेत्र और बुजुर्ग मरीज को सुविधा दिया जाएगा। जानकारी के लिए अगर ये जानना है कि यह कैसे काम करता है तो उसको हम समझते हैं कि ये पहनने के लिए 2 डिवाइस इसमें दिया जाता है। एक छाती पर लगाने वाला मेडिकल ग्रेड बायोसेंसर पैच होता है और दूसरा कलाई पर रिस्ट बैंड होता है, ठीक ना, यानी कि एक चेस्ट में एक कलाई में। ये दोनों मिलकर लगातार शरीर के महत्वपूर्ण संकेत यानी कि वाइटल सिग्नल मापते हैं। उसमें क्या क्या है तो EGC माप लेता है, हार्ट रेट माप लेता है, आपका ब्रीदिंग रेट क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, शरीर का टेम्परेचर क्या है, ब्लड प्रेशर का ट्रेंड क्या है, घट रहा है या बढ़ रहा है, और कोई और ऐसा फिजिकल एक्टिविटी जो आप में चेंजिंग होता है उसको देखता है। साथ साथ हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को भी देखता है। AI की क्या भूमिका है, ये सभी डाटा रिसर्च टाइम के क्लाउड पर भेजता है।
एआई सिस्टम इन डेटा को लगातार विश्लेषण करता है। एआई संभावित खतरे को पहले से अनुमान लगा सकता है और प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकता है। यानी ऐसे ही काम करेगा जैसे आप ईसीजी करते हुए देखे होंगे कि एक पैड के नीचे एक हार्ट के नीचे लगा दिया जाता है ताकि पूरा सेंसर से माप लेता है वो चीज़। तो ये पहल है एक इंडिया के द्वारा, बहुत अच्छा पहल होगा ये। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है, सक्सेस हो जाता है, तो इंडिया में आधा बीमारी मतलब हॉस्पिटल में आधा भीड़ खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और हम लोग सही से सही टाइम पे इलाज करा पाएंगे। तो ये एआई इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था वो इंडिया में किया गया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि व्हिच मेडल डिड मनु भाकर विन एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर कौन सा मेडल जीती है? तो ऑप्शन है गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से मनु भाकर जो है सिल्वर मेडल जीती है। मनु, ठीक है ना, अगर सिल्वर मेडल जीती है, इसका ऑप्शन सी होगा। मनु भाकर और चर्चा में क्यों रहा? तो आप याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो 4 आदमी को दिया गया था, उसमें एक प्लेयर मनु भाकर ही है, ठीक ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 में दिया था। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर वुमेन का मिला था, ईयर मतलब 2025 में, वो मनु भाकर को ही मिला था। मनु भाकर किससे रिलेटेड है? शूटिंग से। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट में भी दिया गया था, मनु भाकर को ही मिला था। क्यों दिया गया था? क्योंकि 2024 में जो 33rd ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने मेडल भी जीती है। और चर्चा में क्यों रहा? फ्लैग बैरियर है, क्लोजिंग सेरेमनी का मनु भाकर है और पिया श्रीजेश भी है। फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया मनु भाकर ही लाई वहाँ से, ठीक है ना। मनु भाकर कहाँ की है? हरियाणा का है। वहाँ पे कौन सा मेडल जीते थे? ब्रॉन्ज मेडल जीते थे मनु भाकर, ठीक है ना। अभी ये एशियन शूटिंग में कौन सा मेडल जीती है? तो सिल्वर मेडल जीती है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच मेडल डिड तेजस्विनी शंकर विन एट द एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। इसमें कौन सा मेडल जीता है ये? तो एक गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और नन। तो गोल्ड मेडल है क्या कि तेजस्विनी शंकर विन एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप, गोल्ड मेडल, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक अरे माटी कथा कहे, बुक का नाम है। एंड बक्सी जगबंधु, ये दोनों बुक का नाम है। द ग्रेट कमांडर, जो कि द ग्रेट कमांडर, यानी कि अरे माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु जो कि ग्रेट कमांडर थे, मतलब द ग्रेट कमांडर बुक का ही टाइटल है। ये कौन लिखा है? तो ऑप्शन है इसका रमेश पोखरियाल, विश्व बंधु हरिचंदन, उसके बाद है हरिवंश राय बच्चन और रामचंद्र गुहा। तो इसका ऑप्शन है विश्व बंधु हरिचंदन इस बुक को टाइटल में लिखे हैं, ठीक ना। इसको तुम देख लिए थे, रिपीट हो गया था क्वेश्चन, कोई मदद नहीं है। इसको देख लेते हैं कि विश्व बंधु हरिचंदन ये बुक का टाइटल है, ठीक है ना, यही बुक है, आप देख सकते हैं। इस बुक का कवर पेज है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन द यूएसए एंड व्हिच कंट्री, यूएसए और किस कंट्री के बीच में बड्डी स्क्वाड जो कि ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज है ये स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा आई थिंक साउथ कोरिया होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में ये बड्डी स्क्वाड 2026 लॉन्च किया गया था, 2026 में ही लॉन्च किया गया था यूएसए साउथ कोरिया के द्वारा। साउथ कोरिया इसका सही आंसर होगा। साउथ कोरिया और चर्चा में क्यों रहा था, ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं इसका। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया बना है ली जा म्योंग, इसको भी आप याद रखिएगा। मेंस हॉकी एशिया कप 2025 में मेंस का हॉकी एशिया कप हुआ था, 12 एडिशन था। राजगीर जो कि बिहार में हुआ था, उसमें विनर रहा था इंडिया, जबकि रनअप साउथ कोरिया ही रहा था। इसको याद रखिएगा, अलग पॉइंट नहीं है, इसी का पॉइंट है। देखिए मेंस हॉकी एशिया कप 2025 जो कि राजगीर में हुआ था, उसमें विनर कौन रहा? इंडिया रहा, जबकि रनर अप साउथ कोरिया रहा था, याद रखिएगा। बैडमिंटन क्या है? सुद्रीमान कप 2025 बैडमिंटन से रिलेटेड है। सुद्रीमान कप 2025
इसका 4th एडिशन हुआ था जिमिन चाइना में, उसका विनर चाइना रहा था, रनअप साउथ कोरिया रहा था। Which country hosted the year's World Environment Day on 5th of June 2025 with the theme Beat Plastic Use? Beat Plastic Use. ऑप्शन है, आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया गया था, ठीक ना, कि उसका थीम क्या था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। कहाँ पे, साउथ कोरिया में। अक्टूबर 30 2025 को विच कंट्री अनवेल्ड द क्या है, हाइमून 5 मॉन्स्टर मिसाइल। ऑप्शन है, आंसर है साउथ कोरिया। तो हाइमून 5 जो कि हाइफून 5 मॉन्स्टर मिसाइल है, साउथ कोरिया ही बनाया था। इन्वायरमेंटल डे का थीम क्या था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, साउथ कोरिया में मनाया गया। रनअप रहा था बैडमिंटन का सुदीर्घमान कप में साउथ कोरिया। मेंस हॉकी एशिया कप में रनअप साउथ कोरिया रहा था। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ कोरिया बना है ली जाए म्योंग, इसलिए भी चर्चा में रहा था साउथ कोरिया। बॉडी स्क्वाड्रन एक्सरसाइज साउथ कोरिया में ही है, साउथ कोरिया और यूएसए मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी डिड इंडिया बिगेन ब्रिक्स 2026 प्रेसिडेंसी विद द फर्स्ट शेरपा मीटिंग? यानी कि भारत ने किस शहर में पहला शेरपा बैठक के साथ ब्रिक्स 2026 का अध्यक्षता शुरुआत की है? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, जयपुर और हाइड्रोजन। आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भारत पहली बार शेरपा बैठक के साथ ब्रिक्स 2026 का अध्यक्षता शुरुआत की है। आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में शुरू हुआ था। न्यू दिल्ली कुछ रीजन से और चर्चा में रहा था, हालांकि न्यू दिल्ली तो चर्चा में रहता ही है। मेजर अगर हम देखें तो 8th इंटरनेशनल सोलर एलियंस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था न्यू दिल्ली में ही हुआ था। भारत इंटरनेट राइस कॉन्फ्रेंस BIRC बर्ड 2025 जो है न्यू दिल्ली में ही हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद है कि थानिया सीनाथन has been appointed as the first virtually empowered women judge of which court? थानिया सीनाथन वर्चुअली देख नहीं पाती है क्लियर, अभी वो किस हाई कोर्ट की एक जज बनी है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। सही आंसर इसका केरला है। केरला के तानिया सीनाथन जज बनी है केरला हाई कोर्ट की। तानिया सीनाथन को आप देख सकते हैं, वर्चुअली एम्पावर्ड है। प्राउड मूवमेंट है केरला के लिए। तानिया सीनाथन बिकम द फर्स्ट वर्चुअली एम्पावर्ड वुमेन जज। केरला और रीजन से चर्चा में रहा था। ऑन इन्वायरमेंट क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि जून 5 2025 को मनाया गया था। विच स्टेट लॉन्च द इनोवेटिव एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम था भिथुत, ठीक ना, इनकी सीड रैन था, केरला में ही मनाया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड क्या है, अरालाम सेंचुरी एज इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी? नाम है केरला। द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट बैन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम? तो आंसर है केरला। अर्थुल पुलिस स्टेशन चर्चा में रहा था, लोकेटेड विच स्टेट बिकम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इंडिया टू गेट ISO सर्टिफिकेट? ये केरला का ही है। क्या नाम है? अर्थुकाल पुलिस स्टेशन। फुली डिजिटल लिटरेसी केरला में ही है, याद रखिएगा। केरला, उसके बाद मिजोरम है सर या त्रिपुरा, 3 पहला है, चौथा उत्तराखंड बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वुमेन्स टीम ऑन द गोल्ड मेडल एट द पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन? यानी कि पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में गोल्ड मेडल किस महिला टीम ने जीती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर झारखंड है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। सही आंसर क्या है? झारखंड है। झारखंड और किस लिए चर्चा में रहा था? तो सुप्रीम कोर्ट जो है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन November 13, 2025 डायरेक्टेड विच स्टेट टू नोटिफाई सारदा फॉरेस्ट एरिया एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम है झारखंड। ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक ना, झारखंड स्टेट टूरिज्म का कौन? महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ पे जी छूट गया है, ठीक ना। झारखंड स्टेट टूरिज्म को ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस स्टेट में है? झारखंड में। सरहुल फेस्टिवल 2025 झारखंड में ही मनाया गया। गवर्नर झारखंड का कौन है? संतोष कुमार गंगवार है, जबकि चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है। इनको भी याद रखिएगा।
झारखंड में और कुछ स्कीम है जिसका नाम आप याद रख सकते हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड में ही है, सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड में है, सीएम कृषि अन्न आशीर्वाद योजना झारखंड में ही है, किसान फसल राहत योजना झारखंड में ही है। तो झारखंड में 4 मेजर स्कीम चल रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत है। ये लॉन्च हुआ था 2018 में, झारखंड से ही हुआ था। ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड फ्री कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी अप टू द 5 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट योजना ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो 2018 में लॉन्च हुआ था, झारखंड से ही हुआ था। इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 5 स्कीम, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, सुजलाम सुफलाम योजना, सीएम कृषि आशीर्वाद योजना, उसके बाद किसान फसल राहत योजना झारखंड में ही है। झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन, गवर्नर संतोष कुमार गंगवार है। याद रखिएगा, सरहुल फेस्टिवल हमेशा झारखंड में ही मनाया जाता है। ये आदिवासी का मेन फेस्टिवल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड डिड सनाय थाकची, ठीक ना, सनाय थाकची किस देश की महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, चीन। तो आंसर है जापान। यानी कि जापान पार्लियामेंट इलेक्ट सनाय थाकची एज द नेशन फर्स्ट फीमेल पीएम। पहली पीएम बनी है ये, मतलब पहली महिला फीमेल पीएम बनी है जापान की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हु ऑन द 79th संतोष ट्रॉफी 2026, यानी कि 79वां संतोष ट्रॉफी 2026 किसने जीती है? ऑप्शन है पंजाब, सर्विसेज, केरला और वेस्ट बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा? सर्विसेज। यानी कि सर्विसेज आर द चैंपियंस किसका? तो 79 संतोष ट्रॉफी 2026। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लोकेशन डिड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव रिसेंटली लॉन्च द क्वालकॉम 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप। यानी कि नाम है किसका, क्या है? क्वालकॉम, क्योंकि 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप है। ये अभी लॉन्च हुआ है किनके द्वारा? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर है ये। कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और चेन्नई में। तो इसका ऑप्शन है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ये चिप लॉन्च किया था। अभी आपको पता है कि इंडिया लगभग हर देश के साथ सेमीकंडक्टर चिप में एग्रीमेंट बना रहा है ताकि सेमीकंडक्टर चिप भारत को सही से मिलता रहे। सेमीकंडक्टर चिप अभी एआई ले लीजिए या फिर कार ले लीजिए या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लिए, हर सेक्टर में एआई चिप बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी के लिए भारत अभी बढ़ चढ़ के ये क्या है कि सेमीकंडक्टर चिप पे काम कर रही है। तो अभी ये लॉन्च हुआ है, पहला, ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप है, ठीक है, जिसका नाम है क्वालकॉम 2 नैनोमीटर। ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। उसके बाद है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर होस्टेड सेकेंड एडिशन ऑफ द संथाल, क्या है, सरथल विंटर फेस्टिवल। सरथल विंटर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया किस डिस्ट्रिक्ट में? तो उधमपुर, कथुआ, डोडा और रियासी। तो कथुआ इसका सही ऑप्शन है। जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में सेकेंड एडिशन ऑफ क्या है, सरथाल विंटर फेस्टिवल मनाया गया है, ठीक ना, सरथाल में। कहाँ पे? कथुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑन द 72 सेकेंड वुमेन्स सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का सीनियर कबड्डी नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था, कौन जीता है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है हरियाणा, ठीक है ना। हरियाणा अभी 72nd वुमेन्स सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट 2025 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टीम ऑन द सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 किस कंट्री में हुआ था? तो ऑप्शन है नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये हुआ था भारत में, ठीक ना। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ही जीता है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। नेपाल में हुआ था। विच एयरपोर्ट ऑन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड विंग्स इंडिया 2026। विंग्स इंडिया 2026 का बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला है? तो मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो आंसर है इसका दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी विंग्स इंडिया 2026 का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, यही था मेरा करंट अफेयर आज का, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा।
हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर करंट अफेयर आपके लिए लेकर के हम आते रहें, ठीक है। तब तक आप इस स्कैनर को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।